हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आरएल नेटवर्क की बात करते हैं उसमें इंडक्टर लगा है। इंडक्टर को अगर हम इनिशियली बात करें मतलब आपने स्विच क्लोज किया है और वो अनमैग्नेटाइज है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया मतलब बहुत टाइम के बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट विल बिकम शॉर्ट सर्किटेड। और क्यों होता है, सारे कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इंडक्टर का जो पैरामीटर है दैट इज इंडक्टेंस, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि इंडक्टर कैसे मैग्नेटाइज होगा, उसमें करंट कैसे कैसे इंक्रीज होगा, और अगर हम उसे डीमैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, उसे डीमैग्नेटाइज करते हैं किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, मतलब जब उसका जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो करंट का डीके कैसे होगा, ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले एक इंडक्टर लिया है, ओके, और इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस से। एक स्विच यहाँ पर लगाया है, टी इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है वी नॉट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर एल सर्किट की, किसकी बात कर रहे हैं, आर एल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, आरएल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और यहां पर हम आज बात करेंगे ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट की। तो ये रेजिस्टेंस आर है, ये इंडक्टेंस एल है। अब अगर सबसे पहले इनिशियल कंडीशन की हम बात करते हैं, इनिशियल कंडीशन की हम बात करते हैं मतलब t इज इक्वल टू 0 प्लस पर अगर हम देखेंगे, t इज इक्वल टू 0 प्लस पर अगर हम देखेंगे तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर स्विच यहाँ पर क्लोज हो गया है, रेजिस्टेंस एज इट इज, और इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो गया है, सॉरी ओपन हो गया है, या बैटरी लगाया हमने। ठीक है, और यहाँ पर इनिशियल करंट जो फ्लो होगा आई जीरो प्लस जिसे हम कहेंगे, वो जीरो फ्लो होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। स्टार्टिंग में इसमें करंट जीरो था, बैटरी लगाने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करंट को जीरो ही रखेगा। और जीरो करंट है मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब अगर हम t टेंड्स टू इंफिनिटी पे बात करें, मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो स्विच तो यहाँ पर क्लोज ही रहेगा, है ना, स्विच तो क्लोज ही है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, और इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जब वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा अब वो अपोज करना बंद कर देगा, और उसमें जो आई करंट है वही फ्लो होता रहेगा। फाइनल करंट आई नॉट जो होगा वो वी नॉट बाय आर होगा, वी नॉट बाय आर होगा। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में अगर हम केवीएल लगाते हैं तो करंट आई नॉट जो होगा वो वी नॉट बाय आर होगा, ओम्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल कंडीशन के क्वेश्चन तो आप फटाफट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, या तो उसे ओपन करना है या फिर उसे शॉर्ट करना है। पर हम यहाँ पर अगर t ग्रेटर देन जीरो की बात करें, मतलब ट्रांजिएंट कंडीशन की बात करें, मतलब ट्रांजिएंट कंडीशन की बात करते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पर अगर हमको करंट की बात करना है, अगर हमको वोल्टेज की बात करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले केवीएल लगाएंगे। तो इस में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा आर इंटू आई, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा एल डी आई बाई डी टी, एंड इट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज वी नॉट। इसे थोड़ा सा अगर इस इक्वेशन को अरेंज करें तो हमको मिलेगा डी आई बाई डी टी प्लस प्लस आर बाई एल इंटू आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल। ठीक है, हमने यहाँ पर एल से डिवाइड किया और ये बना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बना डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल, मतलब यहाँ लिख देते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना इसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हमारे पास में कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर p एंड q जो है आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, वो x का कोई फंक्शन है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसे आई एफ हम लिखते हैं। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन सॉरी ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब p की हेल्प से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का क्या मतलब, सॉल्यूशन का मतलब y का वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन का मतलब y का वैल्यू फाइंड करना। तो हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आया वो पुट करना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जिसमें आपको Q में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिला और इसका हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमको P का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा R बाई एल और Q का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा V नॉट बाई एल, ठीक है। तो इसे पूरा आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि हमको यहाँ पर इतना वापस से कुछ स्पेस का जरूरत रहेगा। हम इसे रब कर रहे हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए हमको P का वैल्यू कितना मिला R बाई एल, Q का वैल्यू मिला V नॉट बाई एल। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन P इंटू dx और P का वैल्यू कितना है R बाई एल, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिला e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन R बाई एल इंटू dx, मतलब ये तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। अब ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर R बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा y, मतलब y की जगह क्या है करंट I, मतलब I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e रेज़ टू पावर R बाई एल इंटू एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q का वैल्यू कितना है V नॉट बाई एल, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e रेज़ टू पावर R बाई एल इंटू एक्स इंटू dx प्लस एक कांस्टेंट हम लगाएंगे c, ठीक है। ये कांस्टेंट कैपेसिटर वाला कांस्टेंट नहीं है, ये एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर I e रेज़ टू पावर R बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर V नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट होगा और e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x ही होगा, मतलब R बाई एल एक्स ही होगा, बट यहाँ पर R बाई एल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो x में मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है उसे हमें डिवाइड करना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ प्लस कांस्टेंट c एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करने के लिए L से L कैंसिल हो जाएगा और I e रेज़ टू पावर R बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R e रेज़ टू पावर R बाई एल इंटू एक्स प्लस C मिला। अब हम इसे e रेज़ टू, क्योंकि हमें I फाइंड करना, तो I फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पूरा डिवाइड कर देंगे। तो I हमको मिलेगा V नॉट बाय R, V नॉट बाय R e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x कैंसिल हो जाएगा, c इंटू e रेज़ टू पावर माइनस r बाई एल एक्स, x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए t, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो है t, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सब जगह पर t।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर टी आता है, यहाँ पर भी टी आएगा और यहाँ पर भी टी आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब इसमें हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आई 0 प्लस इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर करंट हो गया 0, वी नॉट बाय आर प्लस सी ई रेस टू पावर टी का वैल्यू 0, मतलब सी का वैल्यू हमको यहां से मिलता है माइनस वी नॉट बाय आर। और ये सी का वैल्यू फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आई का वैल्यू हमको मिलता है वी नॉट बाय आर ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी माइनस वी नॉट बाय आर। तो यहाँ पर हम वापिस से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। हम सी का वैल्यू पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू मिला वी नॉट बाय आर माइनस वी नॉट बाय आर ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो करंट का हमारे पास इक्वेशन आ गया वी नॉट बाय आर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो ये है हमारे पास करंट का इक्वेशन। और यहाँ पर वी नॉट बाय आर को आप इनिशियल करंट सॉरी मैक्सिमम करंट आई नॉट लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल टी। इनिशियल करंट तो जीरो होगा, ये फाइनल करंट है। और इसे अगर हम प्लॉट करें तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, अगर हम यहाँ पर आई को प्लॉट करें तो फाइनल करंट होगा आई नॉट और करंट का यहाँ पर ग्रोथ होगा कुछ ऐसे, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास में करंट का ग्राफ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक स्पेशल केस हम देखते हैं, अगर हमने T इक्वल टू एल बाय आर पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया? एल बाय आर पुट कर दिया, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 बचेगा क्योंकि ये माइनस 1 हो जाएगा। और इस टी को ही हम कहते हैं टाउ, दैट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सर्किट। इसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस 0.37, क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है? 0.37। तो आई का वैल्यू हमको मिलेगा 0.63 आई नॉट, ठीक है। मतलब हम कहेंगे कि वो टाइम, यहाँ पर ग्राफ में हम देखते हैं टाउ जो है वो टाइम है जब जो करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम करंट का 0.63 टाइम्स हो जाएगा या फिर 63% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, हम कहेंगे कि ग्रोथ ऑफ करंट में जब करंट मैक्सिमम करंट का 63% हो जाएगा उतने टाइम को हम कहते हैं उसका टाइम कांस्टेंट। क्या कहेंगे? टाइम कांस्टेंट। तो ये टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन जरूर आप लिख दीजिए कि the time after which the growth of current will become 63% of maximum current, that is called time constant. Okay, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। वहीं अगर हम वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा या वोल्टेज का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पर VL लिख सकते हैं। और ये जो हमने KVL यहाँ लगाया है उसमें हम अगर I का वैल्यू पुट करें तो ये VL का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, या फिर डिफरेंशिएशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो उस VL को फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो VR प्लस VL इज इक्वल टू V नॉट, और VR का वैल्यू I इंटू R होगा, प्लस VL हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू V नॉट। ठीक है, तो VL हमको फाइंड करना है तो वो हो जाएगा V नॉट माइनस I इंटू आर, और I का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? I का वैल्यू हमने फाइंड किया है V नॉट डिवाइडेड बाय R इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर T बाई टाउ, है ना, या R बाय L इंटू टी भी आप लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पर R से R को कैंसिल करेंगे और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो VL का वैल्यू हमको मिलेगा V नॉट माइनस V नॉट प्लस
वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। वी नॉट से वी नॉट यहाँ पर कैंसिल होगा और वी एल का वैल्यू होगा वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, और अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट ग्राफ हमको मिलेगा, मतलब वी नॉट से वैल्यू डिक्रीज होगी और फाइनली जीरो हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हमको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है, और दोनों आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन फटाफट आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीके ऑफ करंट की, मतलब करंट कैसे डिक्रीज होगा, डीमैग्नेटाइजेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने ग्रोथ ऑफ करंट की बात की, वहां हम डीके ऑफ करंट की बात करेंगे। अब यहाँ ये जो इक्वेशन है ई नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, इस इक्वेशन को आपने जब प्लॉट किया तो ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। थैंक यू वेरी मच।